बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनने में आया था कि गांव की एक पीरजादी है जो हर माह एक बच्चे को जन्म देती है। लोग उसे बहुत मानते थे, जबकि मैं एक डॉक्टर थी और इस बात पर यकीन नहीं रखती थी। एक रात मैं सो रही थी जब किसी ने जोर जोर से दरवाजा बजाया। बाहर निकली तो देखा कि दाई थी जो रो रही थी और मुझसे कह रही थी कि जल्दी से मेरे साथ चलो, पीरजादी का केस बिगड़ गया है, बच्चे और उसकी जान को खतरा है। मुझे बहुत हंसी आई, पर यह राज भी जानना था, इसीलिए उसके साथ चली गई। लेकिन जैसे ही पीरजादी पर से कपड़ा हटाया, मेरी जान निकल गई। क्योंकि मेरा नाम हुरैन है। मैं बहावलपुर की रहने वाली हूँ। ये मेरी जिंदगी का एक नाकाबिले यकीन वाकया है कि लोग पैसे की खातिर कैसे कैसे रूप धार लेते हैं और दूसरे उन पर यकीन करने लगते हैं। खुद घर में खाने के लाले पड़ रहे हो, पर पीर फकीरों को न्याज, रुपया, पैसा सब दिया जाता है। अल्लाह ने इंसान को अकल दी है, पर सद अफसोस कि लोग आंखों से अंधे हो चुके हैं। वो सच और झूठ में फर्क ही नहीं जान सकते। ये पीर फकीर इतने पहुंचे हुए हों तो उनकी अपनी मुश्किलात ये खुद हल कर ले। किसी का कुदरती काम हो जाता है तो सारा घराना उसी को मानने लग जाता है। खासकर घर की खवातीन बाकियों को भी मशवरे देती हैं कि आप फलां के पास जाएं। हम तो गए थे, अल्लाह ने औलाद दे दी और एक तावीज़ की कीमत पर आपसे हजारों रुपए बटोर लेते हैं। अभी पिछले दिनों का ही वाकया है कि एक औरत ने कहा कि मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, मेरी औलाद नहीं हो रही थी। फलां पीरनी के पास गई, उन्होंने 25,000 का एक तावीज़ दिया और कहा कि तेरा बेटा ही पैदा होगा। आज मेरे पास बेटा है। हो सकता है आपकी किस्मत में अल्लाह ने औलाद ही 5 साल बाद लिखी हो। अगर पीर लोग औलाद दे सकते तो हर बांझ औरत के पास औलाद होती। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सफर किया है और बहुत से ऐसे वाकयात मिले जिनको सुनकर तो मुझे यकीन ही नहीं आता था। बहुत से पीर अच्छे भी होते हैं, पर वो जो दुआ देते हैं और कहते हैं कि नमाज पढ़कर अल्लाह से मांगा करें, उसी की जात देने वाली है। ऐसे लोग सीधे रास्ते से भटकने नहीं देते, वो अल्लाह के करीब रखते हैं इंसान को। ऐसा ही एक नाकाबिले यकीन वाकया मेरे सामने भी पेश आया। यहाँ एक पीरजादी हर माह एक दो बच्चे पैदा करती है, जिसे सुनकर अकल हैरान हो जाती है। मैं इस चीज को कभी नहीं मान सकती थी। मैं क्या, दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी इस बात को नहीं मान सकता। पर लोग उसे मानते। उस पीरजादी के नाम पर नियाज बांटी जाती। लोग दूर दूर से आकर हजारों रुपए देते, उनसे दुआएं लेते। मैं भी एक डॉक्टर थी और मुझे भी जानना था, क्योंकि ये मुझे एक फ्रॉड लगता था। लेकिन उसके लिए मुझे सबूत चाहिए थे, ताकि लोगों के सामने उसका असली चेहरा ला सकती। मेरी क्लास फेलो उसी गांव में थी और मुझे भी इंतजार था उसके गांव जाने का। हम 3 बहन भाई थे। मैं घर की बड़ी बेटी थी और बड़े बच्चों के नसीब में माँ बाप की मोहब्बत ज्यादा आती है। मेरे अब्बा पुलिस में थे और कुछ ऐसे ही जरासीम मुझ में भी पाए जाते थे। मैं जाना तो पुलिस में चाहती थी, फिर इरादा बदल गया और मुझे डॉक्टर बनने का भूत सवार हो गया। मेरे खानदान से कई रिश्ते आने लगे, लेकिन मैंने घर वालों को पहले ही बता दिया था कि मुझे किसी पुलिस वाले से ही शादी करनी है। अम्मा कहती कि अपने बाप के नक्शे कदम पर मत चलो। मैं तंग आ गई हूँ पुलिस वालों से। तुम्हारा शौहर या तो डॉक्टर होगा या फिर बैंकर। अब्बा और मैं हंस देते। हम मिडिल क्लास लोग बहुत खुले दिल के होते हैं। हमारे घर जरूर छोटे होते हैं, पर हमारा ज़र्फ बहुत बड़ा होता है। मैं अपने माँ बाप की होनहार बेटी थी। मुझसे सबकी उम्मीदें कुछ ज्यादा ही जुड़ी थी। मेरा एक भाई था जिसे एक्टिंग करने का बहुत शौक था। वो मैट्रिक से ही बहुत सी वीडियोस बनाता और अपलोड करता। अभी से उसकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ चुकी थी। तब मुझे उसका एक काम फजूल लगता, पर कभी नहीं सोचा था कि एक दिन यही काम मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। मेरी गिनती की 2 ही फ्रेंड्स थी। हम स्कूल के ज़माने से साथ चली आ रही थी, एक साथ पढ़ाई की, हॉस्टल में रही, और एक ने जल्दी शादी कर ली क्योंकि वो कहती थी कि मैं वजीर आजम भी बन गई तब भी मुझे एंड पर करनी शादी ही है। दूसरी दोस्त सानिया, उससे आए रोज उसके गांव के हालात सुनती रहती थी। उसका ताल्लुक एक नवाही गांव से था। वो कहती कि हमारे गांव में जब से पीरजादी आई है, पूरा गांव हर किस्म के गुनाहों से बच गया है। पीरजादी जिसको तावीज धागा दे तो समझो उसकी किस्मत का सितारा चमक उठा। मुझे उसकी सोच पर अफसोस होता कि भला इन चीजों से कैसे इंसान का नसीब बदल सकता है। हमारी किस्मत का फैसला तो ऊपर वाला करता है। कई बार मेरी और उसकी बहस हो चुकी थी, लेकिन वो कभी हार नहीं मानती थी। अब मैंने भी बहस करना छोड़ दी थी। मेरी अम्मा को आदत थी, वो जोहर की नमाज पढ़कर सो जाती और यही मौका होता था जब मैं जामन पर चढ़ जाती। हमारे घर के साथ ही हमसायों का घर था और उनके घर बहुत बड़ा जामन का दरख्त था। अम्मा उस पर मुझे जाने नहीं देती थी। कहती थी शर्म करो, लड़की होकर ऐसे काम करती हो। जिस दिन किसी ने देख लिया ना तो इज्जत का जनाजा निकलेगा। अपनी छोटी बहन को मैं निगरानी के लिए खड़ा करती और खुद जामने तोड़ती। ये सिलसिला हर साल शुरू हो जाता था।
अब तो बारिशों की वजह से जामुन बहुत मोटी मोटी नजर आती थी। मुझे तो ख्वाबों में भी जामुन नजर आती। कुछ दिनों से साथ वाले घर में हलचल हो रही थी। शायद उन लोगों ने ये घर बेच दिया था और नए लोग आए थे। मैं तो शुरू से ही बातूनी थी, लेकिन उनके घर कोई भी लड़की मुझे नजर नहीं आई जिससे मैं जाकर दोस्ती कर सकती, और ये दरख्त हमेशा के लिए मेरा हो जाता। मैं कुछ दिनों बाद फिर हॉस्टल चली गई और पढ़ाई में मसरूफ हो गई। जब कुछ माह बाद वापस गई तो हमसायों के घर का नक्शा ही बदला हुआ था। दीवारों से लेकर गेट तक फूल बूटों से घर सजा हुआ था। दीवारों पर खूबसूरत बेलें लटक रही थी। अम्मा से पूछने की कोशिश की तो कहने लगी, अपने बाप से पूछो जाकर, मुझे क्या पता। मुझे अपने बाबा की तरह इन्वेस्टिगेशन करने का बहुत शौक था। दोपहर को अम्मा के सो जाने के बाद मैं फिर से छत पर चढ़कर हमसायों की दीवार पर चढ़ गई और शॉपर भर लिया। तभी मेरी नजर लॉन में पड़ी। यहाँ एक लड़का गमलों को धूप से बचाने के लिए छांव में रख रहा था। उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। उसने जैसे ही 2 गमले उठाकर जामुन के दरख्त की छांव में रखे, मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे कि अगर उसने देख लिया तो। एक तो नए लोग हैं, न जाने कैसे होंगे। उसे पता नहीं कैसे, लेकिन मेरे वहां मौजूद होने का पता था। उस लड़के ने कहा, मोहतरमा, अगर आपकी चोरी पूरी हो गई हो तो अपने घर तशरीफ ले जा सकती हैं। इतना कहकर वो अंदर की जानिब चला गया। कई दिन उसकी आवाज, उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने रहा। पता नहीं क्यों मैं ना चाहते हुए भी उसी के बारे में सोचने लगी थी। काफी दिनों तक दोबारा जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। जब शाम को गेट पर बेल हुई और छोटी बहन ने दरवाजा खोला तो वो एक बड़ा सा बाउल पकड़े अंदर आई और अंदर आते ही कहा, आपी, ये साथ वाले हमसायों ने आपको भेजा है और साथ ही आपको चोरनी कहकर गया है हसन भाई। अब ये हसन कौन था? मैं अपनी बहन का चेहरा देखने लगी। उसने बताया, आपको नहीं पता? हसन भाई हमारा पड़ोसी है, बड़े मजे के खाने भी बनाता है, हमारे घर कई बार आ चुके हैं। उनकी बहन के चंद घंटों के बच्चे को किसी ने उठा लिया। पूरा अस्पताल छान मारा, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। अब्बा से अक्सर इस बात पर बातचीत होती है, क्योंकि हसन भाई भी पुलिस में है और अब्बा ने ही ये घर उनको दिलवाया है। मैं तो ये सब सुनकर बेहोश हो जाने वाली थी। वो लड़का पुलिस में? मैं डॉक्टरी को छोड़कर और ही ख्वाब देखने लगी। अल्लाह ने कैसे मेरी सुन ली। जब दिल किया ससुराल, जब दिल किया मैके। मेरे तो वारे न्यारे हो गए थे। मैं खुशी से झूमने लगी थी जब मेरी छोटी बहन सुजैन ने कहा कि आपी, बस करो, सुनने में ये भी आया है कि लड़के की माँ बहुत खड़ूस औरत है। वो तो अपने बेटी की शादी किसी अमीर खानदान में करना चाहती है और उन्हें जॉब करने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा दिल वाकई उदास हो गया था। मैंने फजूल किस्म के ख्यालात को दिमाग से निकाल दिया। ये मेरा आखिरी साल था और मुझे अच्छे से मेहनत करना थी। शाम को मेरे छोटे भाई की उम्र के एक लड़का और एक लड़की मौजूद थे। कहने लगे, असल में हम अपना बर्तन लेने आए थे। अब चोरों को फ्री में बर्तन देने से तो रहे। मैंने उस लड़की का कान पकड़ लिया और उससे कहा, चोर किसको बोल रही हो? कहने लगी, आप ही। मैं कहाँ बोल रही हूँ, भाई ने बोला था। वो काफी अरसे से रोज दोपहर को आपको जामुन पर चढ़ता देखते थे। उनके पास तो आपकी पूरी पूरी वीडियोस रिकॉर्ड है। मैं हवन्नकों की तरह उसे देखने लगी। मुझे शर्मिंदगी भी होने लगी थी। इतनी शर्मिंदगी कभी महसूस नहीं हुई जितनी आज हो रही थी। तभी मेरी बहन ने बोला, तो क्या हुआ अगर चंद जामुन तोड़ ली? हमसायों के भी कुछ हुकूक होते हैं। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और आंखों से एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अम्मा का भी उनके घर काफी आना जाना था। एक दिन हसन का छोटा भाई भागता हुआ आया कि चोर डॉक्टर, जल्दी चलें, मेरी अम्मा की तबीयत खराब है। मैंने कहा, अभी तो मैं डॉक्टर बन रही हूँ और चोर किसको बोला? चलो निकलो इधर से। वो कमर पर हाथ रखकर बोला, चल रही हैं आप या आपकी चोरी की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूं? मैंने माथा पीछ लिया और उसके साथ आ गई। घर जितना बाहर से खूबसूरत था उतना ही अंदर से भी खूबसूरत। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी फूलों की। हसन की माँ हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बेहोश हो चुकी थी। घर में कोई और बड़ा भी नहीं था। मेरी अम्मा भी बाजार गई हुई थी। भाई कॉलेज जाने लगा था, तब से घर कम ही नजर आता। मैंने फौरन एक टैक्सी करवाई और हसन के भाई को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। डॉक्टर्स ने बताया कि अगर बर वक्त हॉस्पिटल ना लाते तो फालिज का अटैक भी हो सकता था, क्योंकि उनका बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया था। उनको होश आया तो मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। तब तक हसन और मेरे अब्बा एक साथ आ गए थे। उस दिन पहली बार हसन को ऐसे सामने देखा था मैंने। पुलिस यूनिफॉर्म में वो और भी ज्यादा प्यारा लग रहा था। मैं नजरें झुका गई थी। हसन ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैं अब्बा के साथ घर आ गई। अब रोज ही हसन की अम्मा मुझसे अपना बीपी चेक करवाने आती। कभी मैं उनके घर चली जाती। उनको अपनी बेटी की बहुत परेशानी थी। 4 साल बाद अल्लाह ने औलाद दी और वो भी किसी ने अगवा कर ली। ऐसे बहुत से केसेस सामने आ रहे थे। आए दिन न्यूज चैनल पर यही सुनने को मिल रहा था। हसन भी इसी केस पर काम कर रहा था। हैरत की बात यह थी कि अगवाकार बड़े बच्चों को नहीं उठाते थे, सिर्फ चंद घंटों के बच्चों को उठाते थे। अल्लाह जाने कि इतने छोटे बच्चों का वो क्या करते होंगे।
मैं अब हाउस जॉब करने लगी थी। अम्मा को बस मेरी शादी की फिक्र थी। अब्बा कहते कि अल्लाह ने बेटियां दी हैं तो इनका नसीब भी लिख कर ही भेजा है, जब होनी होगी शादी हो जाएगी। मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है। अब्बा मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। बाप वाकई जमाने की धूप से अपनी औलाद को बचाते हैं, उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत ताकत देते हैं। मैं घर में बड़ी थी और मेरी उतनी ही इज्जत कम थी जब से हमारे हमसाए आए थे। मेरे अपने बहन भाई मुझे चोर कहकर पुकारने लगे थे और मुझे उस शख्स पर अब बहुत गुस्सा आने लगा था। जिस दिन हसन घर पर होता मैं अपने कमरे में बंद रहती। अब अक्सर वो हमारे घर ही पाया जाता था। मेरी माँ तो उसकी दीवानी हो चुकी थी। कई बार अब्बा से कहा कि हसन से रिश्ते की बात करें। अब्बा कहते लड़की वाले हैं हम, ऐसी बात करते अच्छे नहीं लगते। वैसे भी हसन मेरा सीनियर अफसर बनकर आया है, मैं ऐसी बात करता अच्छा लगता हूँ क्या? तुम औरतों के पास तो वाकई अकल नहीं होती। मुझे भी शायद वक्ती अट्रैक्शन ही हुई थी, या मुझे अब भी वो अच्छा लगता था, पर अब मैं उसके बारे में सोचती नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि कल को कुछ ऐसा हो और हमारे दोनों घरों के ताल्लुकात खराब हो। मेरी अम्मा तो पहले कहीं नहीं आती जाती थी, पर अब रोज हसन की माँ के साथ वक्त गुजारती। कभी तो दोनों इकट्ठी ही बाहर निकली होती। चंद ही माह में हमारे घरों के ताल्लुकात बेहतरीन हो चुके थे। हसन की माँ आजकल लड़की देख रही थी। मुझे भी काफी सारी तस्वीर दिखाई थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल बुरा सा हो रहा था। मैं दिल के बजाय दिमाग से काम लेने वाली लड़की थी। मेरे अब्बा कहा करते थे कि जब दिल के साथ अकल भी काम करे तो ऐसा इंसान कभी अपने रास्ते से भटकता नहीं है। कुछ देर बैठे रहने के बाद मैं घर आ गई और बिला वजह ही मुझे रोना आ रहा था। हसन के लिए लड़की पसंद कर ली गई। मैं अब कम ही घर आती। अम्मा कई बार फोन करती तो मैं काम का बहाना बनाकर टाल देती। आज हमारे हॉस्पिटल से बच्चा गायब हुआ था। एक टेंशन बन चुकी थी। अभी कुछ देर पहले मैंने बच्चा माँ को दिया था। उसने कहा कि मेरे साथ बच्चा लेटा था। बच्चे की आंख लगी, पर जैसे ही आंख लगी तो बच्चा मेरे पास नहीं था। पुलिस आ चुकी थी। उस औरत का शौहर और पूरी फैमिली सब रो रहे थे। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। हमारी सीनियर डॉक्टर ने कुछ माह के लिए मुझे एक नवाई गांव में भेज दिया। हम 4 लोग थे और ये वही पीरजादी का गांव था। इतना कुछ होने पर मैं उस गांव को तो मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी। मेरी दोस्त ने मेरा बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मैंने उससे कहा कि अपनी पीरजादी से तो मिलाओ। उसने कहा अभी चंद दिन पहले ही उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, वो ये चंद दिन किसी से नहीं मिलती। और तुम्हें पता है अब तो बैरून मुल्क से भी लोग पीरजादी के आस्थाने पर हाजिरी देने आते हैं। मेरे इतने दूर आ जाने की वजह से मेरे घर वाले भी परेशान थे। ये एक नवाही गांव था जिसकी आज तक सड़कें कच्ची थी। लोग टांगों रक्षों पर सफर करते। गांव की आबादी काफी ज्यादा थी पर उतनी ही सहूलियात कम थी। आज तक इस गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं टिक सका क्योंकि लोग पीरजादी के तावीज पर यकीन रखते थे। वो उसके धोए हुए पांव के पानी से नहाते और कहते कि अब तो हम ठीक हो गए। मेरे लिए यहाँ चंद दिन गुजारना बहुत मुश्किल था। अम्मा भी रोज फोन करती। आजकल बता रही थी कि मेरा कोई रिश्ता आया है। मेरे जहन में फौरन हसन का ख्याल आ जाता, पता नहीं क्यों। हालांकि हमारे दरमियान कभी कोई बात नहीं हुई थी, फिर भी मैं उससे नाराज थी। अपने दिल की कैफियत किसी पर आया नहीं होने दी और अम्मा को कहा कि आपको रिश्ता पसंद है तो ठीक है, मुझे भी कोई एतराज नहीं। मैं उदास हो चुकी थी। फेसबुक पर हसन की प्रोफाइल स्क्रॉल करती तो देर तक उसको देखती रहती। उसकी सूरत से ज्यादा उसका किरदार अच्छा लगा था। एक बार मेरी एक दोस्त से एक लड़का चैट करने लगा। इतने साल के रिलेशन के बाद वो किसी और लड़की से शादी करने लगा। मुझसे उसका रोना देखा नहीं जाता था। हसन से मदद चाही तो उसने बिना सवाल किए 5 मिनट में मसला हल कर दिया और उस लड़के को पकड़कर 2 दिन थाने में रखा। अच्छी खातिरदारी की। जहां रिश्ता हुआ था वो लोग रिश्ता ही खत्म कर गए और वो रोता हुआ दोबारा मेरी दोस्त के पास लौट आया। हसन ने अगले दिन दोनों का निकाह करवा दिया था और उसने एक बार भी मुझसे सवाल नहीं किया कि मुझसे मदद क्यों मांग रही या वो लड़का कौन है या ऐसी लड़कियों के साथ दोस्ती क्यों रखी हुई है। टिपिकल सोच नहीं थी उसकी, बल्कि मुझे सराहा। और जब आपके काम को सराहने वाला मिल जाए, आपको इज्जत दे, तो ऐसे इंसान की कदर करनी चाहिए। मैंने हसन का नंबर सेव कर रखा था। रोज उसे ऑनलाइन जाता देखती, पर कभी हिम्मत नहीं हुई थी उससे बात करने की और न ही कभी उसने मैसेज किया। 1 माह होने वाला था। मेरा रिश्ता कहाँ तय हुआ था, मैंने अम्मा से कोई सवाल नहीं किया। सारा दिन क्लिनिक पर गुजर जाता। गिनती के मरीज आते और जो आते उनकी जबान पर भी पीरजादी का ही नाम होता। उस दिन मेरी दोस्त मुझे पीरजादी के आस्थाने पर ले गई। मर्दों और औरतों की लंबी लंबी लाइनें थी। एक औरत मलका की तरह बड़ी सी तस्बीह हाथ में लटकाए एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठी थी। उसकी गोद में 3-4 माह का बच्चा था और एक चंद दिन का बच्चा जिसको गोद में लिए बैठी थी। एक बच्चा पास ही खेल रहा था। मेरी दोस्त ने कहा, पीरजादी के आगे सर करो, इनसे प्यार लो। अगर इन्होंने तुम्हारे सर पर हाथ रख दिया तो समझो तुम्हारी किस्मत चमक उठी। अजीब सा माहौल था। मुझे तो किसी इंडियन फिल्म का सीन मालूम होता था और ये घर नहीं कोई महल मालूम होता था। मैं कुछ देर बैठी रही, पीरजादी को देखती रही।
वो कोई 40-45 साल की औरत थी जिसने कीमती लिबास पहना हुआ था। इस गांव में पिछले 10-15 साल से रह रही थी। लोग उसका झूठा पानी तबर्रुक समझते। चंद औरतें और मर्द साइडों पर खड़े थे, जैसे पीरजादी कोई वीआईपी ही शख्सियत हो। सुनने में आया था कि गांव की पीरजादी हर माँ एक बच्चे को जन्म देती है। लोग उसे बहुत मानते थे, जबकि मैं एक डॉक्टर थी और इस बात पर यकीन नहीं रखती थी। मेरे लिए ये सब एक ड्रामा था और इस ड्रामे को देखने के लिए मैंने पूरा दिन लगा दिया था। वैसे भी क्लिनिक पर कौन आता था? पीरों को देने के लिए लोगों के पास हजारों रुपए होते हैं, पर एक डॉक्टर की फीस के चंद सौ भी उनकी जेब से नहीं निकलते थे। एक दिन अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। हसन ने मुझे कॉल की और कहने लगा कि वो चंद दिनों में यहाँ इस गांव में आने वाला है, उसे मेरी मदद की जरूरत है। और वो मदद क्या थी उसके आने पर ही पता चलनी थी। पीरजादी लोगों का इलाज करती, किसकी शादी होगी किसकी नहीं, सब उसको मालूम होता था। एक रात मैं सो रही थी जब किसी ने जोर से दरवाजा बजाया। बाहर निकली तो देखा दाई थी जो रो रही थी और मुझसे कह रही थी कि जल्दी साथ चलो, पीरजादी का केस बिगड़ गया है, बच्चे और उसकी जान को खतरा है। मुझे बहुत हंसी आई, पर यह राज भी जानना था, इसीलिए उसके साथ चली गई। लेकिन जैसे ही पीरजादी पर से कपड़ा हटाया, मेरी जान निकल गई, क्योंकि 10 बच्चों को जन्म दिया था पीरजादी ने। पूरा गांव जमा हो चुका था, लोग सजदों में गिर चुके थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने पीरजादी का इलाज किया। उन्हें कमजोरी हो रही थी और वो चोर निगाहों से मुझे देख रही थी। मैं सब जान गई थी और मैं ये भी जानती थी कि मेरी जरा सी हरकत इन लोगों को चौकन्ना कर सकती है, और ये भी हो सकता था कि वो मेरे बारे में सब जानती हो। मैं कुछ देर वहां बैठी रही, मुझे चाय पेश की और मैंने नोटिस किया कि उस हवेली के अंदर का माहौल कुछ पुरस्कार सा है। बहुत से बच्चों की रोने की आवाजें आ रही थी। पीरजादी ने कहा कि बाकी बच्चे अभी छोटे हैं। तभी एक नौकरानी भागती हुई आई। उसने एक बच्चा उठाया हुआ था, उसे बहुत तेज बुखार था। मैं उसे फौरन चेक करने लगी। उसका पेट खराब था। मैंने कुछ मेडिसिन क्लिनिक से लाने का कहा और एक इंजेक्शन। जैसे ही मैं बच्चे को देने लगी, मैं सारी कहानी समझ गई थी। उसके जिस्म पर एक बर्थ मार्क था और ये निशान हसन की बहन के बच्चे के जिस्म पर भी मौजूद था। मैंने बिना कुछ जाहिर किए पीरजादी से इजाजत चाही और उनसे कहा कि पहले मैं आपको मानती नहीं थी, पर अब मान गई हूँ। आप वाकई बहुत पहुंची हुई खातून है। मेरे लफ्जों का मतलब कुछ और था और उसने अपनी तारीफ समझी। फिर उसका ड्राइवर मुझे छोड़ने आया। मैंने आते ही सारा घर चेक किया और मुझे महसूस हुआ कि यहाँ मेरे पीछे कोई आया था, मतलब किसी ने मेरे कमरे की तलाशी ली थी। मैंने सब जगहों पर चेक किया। मुझे डर था कि कोई खुफिया कैमरे ही न नस्ब कर दिए हों या कोई रिकॉर्डर जैसी चीज। मैं अब मोहतात हो चुकी थी और हसन को मैसेज करने लगी। उसने बताया कि उन्होंने भी बस्ती से एक बच्चा चोर को पकड़ा है और उसने कबूल किया है कि एक औरत बच्चे अगवा करवाने का काम करती है और कहाँ रहती है। ये बताने से पहले ही उसने जहर खा लिया था। मैंने हसन को सब कुछ बता दिया। उसने 2 दिन का वक्त मांगा और मुझे मोहतात रहने का कहा। कुछ दिन पहले मेरा भाई मुझसे मिलने आया था। उसने एक कैमरे की मदद से बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। पीरजादी मुझे उस दिन के बाद बहुत इज्जत देने लगी। मैंने उससे कहा कि मेरा भाई आपकी हवेली देखना चाहता है। उसे पता नहीं था कि भाई की जैकेट के साथ कैमरा नस्ब है। वो ऐसे काम बहुत आसानी से कर जाता था। वो सारी हवेली देखने लगा। वीडियोस बनती रहीं जो हसन के पास रिकॉर्ड होती रहीं, लेकिन हम जानते थे कि ये लोग इतने सीधे नहीं हैं। भाई जब वापस गया तो रास्ते से किसी ने उसे अगवा कर लिया। कैमरा एक बटन की सूरत था जो हसन ने दिया था। मुझे अपने भाई की जान खतरे में महसूस हो रही थी। हसन ने ऊपर बात की। पुलिस के साथ साथ आर्मी ने भी इस ऑपरेशन में मदद की। गांव के लोग आड़े आने लगे। पुलिस वाले उन्हें डंडे मारने लगे, लाठी चार्ज लगा दी और चंद ही मिनट्स में गांव का नक्शा बदल गया। वो कोई आम लोग नहीं थे, पूरा गैंग था। जो बच्चे चोरी करती थी वो आगे बेच देती और पीरजादी महान बनने के चक्कर में हर माँ बच्चे अगवा करती या किसी गरीब से बच्चा खरीद लेती। वो एक जमाने में तवाइफ रह चुकी थी। अपना नाम बनाने और लोगों पर दहशत बरकरार रखने के चक्कर में वो ऐसे काम करती थी। उसके साथ बहुत बड़े बड़े नाम शामिल थे। इस बार एक साथ 10 बच्चे अगवा किए गए थे जो किसी गांव से थे और कुछ ऐसी बस्तियों के जहां के लोग गरीब थे, जिनकी इतनी पहुंच नहीं थी कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा सकते। उस रात 10 बच्चों को देखकर मैं समझ गई थी कि ये बच्चे पीरजादी के नहीं हैं, क्योंकि सब एक दिन या चंद घंटों के थे। डॉक्टर को सब पता होता है कि कौन सा बच्चा कितनी देर का है। ऑपरेशन कामयाब हो चुका था। पूरी रात फायरिंग होती रही। पीरजादी पकड़ी जा चुकी थी। उसकी वीडियोस टीवी चैनल पर नशर की जाने लगी। मेरा भाई खैर आफियत से घर पहुंच चुका था। हसन के पास पीरजादी के सारे कारनामों की रिपोर्ट थी। गुमशुदा बच्चे अपनी मां को मिल चुके थे। पीरजादी और उसके पूरे गैंग को सजा हो चुकी थी।
4 साल हो गए इस वाक़े को। हसन से ही मेरी शादी हुई। आज अपना बेटा हाथों में पकड़ा तो उसे देखकर वो मासूम बच्चे याद आ गए। पता नहीं और कितने पीर ऐसे मुख्तलिफ कामों में मुलव्विस हो सकते हैं। कुछ जवान बेटियों को अलग कमरे में रखकर उनको ज्यादती का निशाना बनाते हैं और घर वालों से कहते हैं कि उन पर आसेब है। नजरें दौड़ाएं अपने इर्द गिर्द। ऐसे लोगों पर गौर करें जो गलत कामों में मुलव्विस होंगे और खुद को बहुत बड़ा पीर मानते होंगे। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें